डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आज हम गोपाल कृष्ण गोखले का अध्ययन करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी उदारवादी सोच, अपने नरम दृष्टिकोण के बावजूद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा प्रदान की और इतने महत्वपूर्ण गोपाल कृष्ण गोखले थे कि महात्मा गांधी, जो कि देश के राष्ट्रपिता थे, उन्होंने भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था और परिवार इनका चित्पावन ब्राह्मण था। माता पिता गरीबी में रहने वाले, लेकिन बहुत ईमानदार, कर्तव्यपरायण, सहनशील और धार्मिक विचारों से ओतप्रोत थे। गोपाल कृष्ण गोखले की माता अनपढ़ थी, लेकिन बचपन से ही उन्होंने अपने पुत्र को धार्मिक शिक्षाओं के माध्यम से नैतिक मार्ग पर चलने की सीख दी और उनका पारिवारिक माहौल भी उदारवादी विचारों को पनपने में योगदान देने वाला था। झगड़ा फसाद, किसी से द्वंद्व या किसी का बुरा करना उनके परिवार की नेचर में नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और उन्होंने 81 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षक बनने की उनकी तमन्ना थी। 75 रुपये महीने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने दक्षिण शिक्षा समाज की 20 वर्ष तक सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। 75 रुपये महीना इनको वेतन मिलता था और 20 वर्ष का इन्होंने ये बॉन्ड भर दिया कि वो दक्षिण सभा या दक्षिण शिक्षा समाज की सेवा करते रहेंगे। इसी कंडीशन पर इन्हें 75 रुपये महीने की नौकरी मिली थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने उनके बारे में कहा, उनमें कड़ी से कड़ी बात को बहुत ही मधुर भाषा में कहने का बड़ा गुण था। अपनी आलोचना में गोखले यद्यपि मधुर और मंजुल होते थे, तथापि वे कहते थे बात खरी, क्योंकि गोलमाल बातें करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उदारवादी विचार होते हुए भी स्पष्ट बात कहने में वो कभी नहीं चूकते थे और स्पष्टवादी के रूप में उनकी पहचान थी। तिलक के द्वारा जो केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण पत्र प्रकाशित होते थे, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले के अच्छे अच्छे लेख प्रकाशित होते थे, क्योंकि साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में बहुत योगदान मिलता है। उन्होंने सार्वजनिक सभा की त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली का भी संपादन किया था। 1899 में बम्बई विधान परिषद का श्री गोखले को सदस्य चुना गया। 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया और 1897 से 1914 तक गोखले ने इंग्लैंड की 7 बार यात्राएं की और इनका उद्देश्य था भारतीय जनता के आर्थिक और प्रशासनिक हितों की रक्षा करना, क्योंकि गोखले जानते थे कि ब्रिटेन के लोगों का जिस तरह से जागरूकता का स्तर है, इसी के कारण वो राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। तो किस प्रकार कौन सी ऐसी चीज़ें ब्रिटेन या अन्य देशों से भारत में लाई जाकर यहाँ के लोगों का भी आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विकास किया जाए, ये उनकी मंशा थी। जबकि उस समय 7 समुद्र पार यात्रा करना एक तरीके से अपवित्र कार्य समझा जाता था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले चूँकि पश्चिमी शिक्षा इन्होंने जो ग्रहण की, अंग्रेजी साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद इन्हें उदारवादी विचारधारा अर्थात
स्वतंत्रता से ओतप्रोत जो विचारधारा थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी। और इसके लिए उनका मंतव्य था कि अंग्रेज भारत के लिए एक तरह से वरदान है, क्योंकि वहाँ का उदारवादी साहित्य, वहाँ की उदारवादी संस्थाओं की यहाँ पर स्थापना होने के लिए अंग्रेजों का कुछ समय यहाँ रहना आवश्यक है। गोपाल कृष्ण गोखले की विचारधारा, उनकी कार्य प्रणाली, उनके दृष्टिकोण, उनके आदर्शों के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। गांधी जी स्वयं जन आंदोलन के नेता थे। जन जन के नेता गांधी ने जिसे अपना गुरु बनाया है, तो ये स्वयं में बयां करता है कि गोखले किन गुणों से संपन्न थे। 12 जून 1905 में गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। तिलक ने कहा था वे भारत के रत्न के समान थे, महाराष्ट्र प्रदेश के सपूत तथा कार्यकर्ताओं में सर्वोत्कृष्ट नेता थे। तिलक और गोखले का समय लगभग एक साथ था। तिलक उग्रवादी विचारधारा, गरम दल के नायक थे और गोखले नरमपंथी विचारधारा और उदारवादी विचारों से ओतप्रोत थे। और गोखले का भारतीय जनता के साथ साथ अंग्रेजी जो शासक थे उन पर भी गहरा प्रभाव था। जैसे कि लॉर्ड कर्जन ने कहा, मैंने किसी राष्ट्र का ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं देखा जिससे उससे अधिक संसदीय प्रतिभा प्राप्त हो। इसी तरह लॉर्ड हार्डिंग ने कहा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में वे विरोधी दल के नेता थे और वास्तव में ऐसे श्रेष्ठ वक्ता, राजनयज्ञ और मानव थे जिनके लिए मेरे हृदय में अधिकतम भाव रहा है। तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा यदि गोपाल कृष्ण गोखले की तारीफ की जाती है तो ये प्रमाणित हो जाता है कि वो बहुत अधिक गुणों से संपन्न रहे होंगे। CY चिंतामणि ने कहा, वे एक आदर्श देशभक्त थे और हम में से अनेकों के उपास्य देव थे। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने जिस तरह से उदारवादी संस्थाओं को स्थापित करने की यहाँ वकालत की, वो उनकी दूरदर्शिता का भी परिचायक है। और आज जो हमने उदारवादी संस्थाओं की स्थापना की है, इनके बीज सब देशों से पहले ब्रिटेन में ही बोए गए थे। गोखले के व्यक्तित्व और विचारों पर जो प्रभाव पड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा परिवार का योगदान है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति की पहली पाठशाला उसकी माता या उसके परिवार को माना जाता है। गोखले का चूंकि परिवार ही सौहार्दपूर्ण वातावरण वाला था, धार्मिक आचार विचार वाला था, तो वो प्रभाव उन पर जीवन पर्यंत बना रहा। गोखले ने राष्ट्रीय आंदोलन के समय सभी लोगों को सौहार्दपूर्वक एकत्रित और संगठित होने के लिए प्रेरित किया और वो किसी भी प्रकार के हिंसक कार्य को गलत मानते थे। हिंसक कार्य को वो राष्ट्रीय आंदोलन में भी नहीं अपनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यदि आपकी बातें वाजिब हो तो आप अनुनय विनय के माध्यम से भी ब्रिटिश शासकों के समक्ष यदि उसे पहुंचाते हैं तो वो अवश्य में उन पर गौर करके उनके अनुसार कार्य करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जो आदर्श विचार होते हैं उस पर उस युग की परिस्थितियों का या किन्हीं विशेष लोगों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गोखले पर सबसे ज़्यादा उनके परिवार का जो कॉर्डियल माहौल था उसका प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश उदारवादी शिक्षा पद्धति, उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा जो प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने देखा कि ब्रिटिश लोग अधिकार और स्वतंत्रताओं का जिस तरह से उपभोग करते हैं वैसी ही स्थितियां भारत में भी लाई जानी चाहिए। अंग्रेजों के अपने स्वयं के देश में वहाँ के जो उदारवादी संस्थाएं हैं वो यहाँ भी स्थापित की जानी चाहिए। तो उदारवादी साहित्य, स्वतंत्रता से ओतप्रोत जो विचार थे, उन्होंने उनको गोखले को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और सार्वजनिक जीवन में उन पर बाल गंगाधर तिलक, आगरकर, दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे, गणेश वेंकटेश जोशी और
जी.एन. जोशी और फिरोज शाह मेहता, इन लोगों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। इन लोगों की उदारवादी सोच थी और ये अंग्रेजों को भारत के लिए बहुत अधिक बुरा नहीं मानते थे। और इनका विचार था कि कुछ समय यदि अंग्रेज यहाँ रहेंगे तो वो ब्रिटेन जैसी संस्थाओं की यहाँ पर स्थापना करेंगे जो भारत के लिए लाभदायक होगा। महादेव गोविंद रानडे का गोखले पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था और इनके विचारों का जीवन पर्यंत इन पर प्रभाव बना रहा। अब गोखले ने जो अपने अलग अलग क्षेत्रों में विचार दिए हैं, गोखले के आर्थिक विचार बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन इसके अलावा उनके जो राजनीतिक विचार हैं या जो उनके सामाजिक विचार हैं, उनका भी अपना महत्व है। हम सबसे पहले गोखले के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। गोखले ने सबसे पहले अपने उसमें ब्रिटिश उदारवादी चिंतन में आस्था, क्योंकि ब्रिटिशों को वो भारत के लिए अभिशाप कभी नहीं कहते थे। उनका मानना था कि भारतवर्ष में जिस तरह के कर्मकांड, अंधविश्वास और रूढ़ियाँ प्रचलित हैं, उनको उदारवादी चिंतन के द्वारा, उदारवादी शिक्षा और साहित्य के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। तो उन्हें ब्रिटिश शासकों की जो सोच थी, उनकी जो नीयत थी, उन पर पूरा भरोसा था और वो ये भी मानते थे कि एक दिन जब अंग्रेजों को ये विश्वास होगा कि भारतीय अपना शासन स्वयं संभालने में समर्थ है, तो वो भारतीयों को इनका शासन सौंपकर चले जाएंगे। ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियता एवं उदार साम्राज्य में पूर्ण आस्था, क्योंकि गोखले ने जब ब्रिटेन की यात्रा की तब उन्होंने देखा कि वहाँ सरकार और राज्य के जो कोर्डियल रिलेशंस थे, वैसे रिलेशन यहाँ भी हो सकते हैं। उनका कहना था कि इसे सूर्य के नीचे अंग्रेजों से ज़्यादा ईमानदार और न्यायप्रिय जाति कोई नहीं बसती है। गोखले ने स्वयं ने ये कहा था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य इंग्लैंड का लाभ नहीं है, अपितु भारत का नैतिक एवं भौतिक कल्याण था। अंग्रेज भारत में एक शासक जाति नहीं बनना चाहते थे। वे भारत की जनता की इस प्रकार सहायता करना चाहते थे कि वह दृढ़ता से समानता की स्थिति की ओर बढ़ सके और कालांतर में उच्चतर पाश्चात्य मूल्यों के अनुरूप खुद अपना शासन चलाने में समर्थ हो सके। क्योंकि गोखले अंग्रेजों की नीयत पर कभी शक नहीं करते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासकों का स्वभाव उदारवादी है और वो जनहित के विरुद्ध कार्य करना उनके नेचर नहीं है। तो भारतीय जनता के विरुद्ध भी वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि भारतीय जनता ब्रिटिश शासकों पर विश्वास करेगी तो वो भी उन्हें अपने प्रजाजन के समान ही स्नेह और उनके लिए अच्छे कार्य करेंगे। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की कामना, जिस तरह से जो उग्रवादी दल था या अन्य राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उनका लक्ष्य था भारत को पूर्ण आज़ादी दिलाना, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत को स्वशासन की स्थापना हो जाए या इसको स्वशासन की स्थिति मिल जाए, यहाँ का शासन यहाँ के लोगों के द्वारा संभाला जाए, भले ही ब्रिटिश आधिपत्य उन पर बना रहे, भारत पर प्रभुसत्ता चाहे ब्रिटिश सरकार की हो। गोखले ने जैसे कहा कि ब्रिटिश शासन का उच्चतर उद्देश्य मेरे मत में यह है कि हमें क्रमशः और सुनिश्चित रूप में देश के प्रशासन में भागीदारी प्रदान की जाए, ताकि कालांतर में प्रशासन वास्तविक रूप में हमारा हो जाए। गोखले का मानना था कि भारतीयों को प्रशासन में इनकी सहभागिता बढ़ाई जाए और ये अपने हित के अकॉर्डिंग कानून निर्माण से लेकर सभी प्रशासनिक कार्यों में शिरकत कर सके और धीरे धीरे भारतीय स्वयं अपना शासन संभालने के लायक हो जाएंगे। गोखले का स्वशासन से तात्पर्य ये था पूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि उनका तात्पर्य था कि औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात अधिराज्य का दर्जा प्राप्त करना। वो संप्रभुता भारत पर ब्रिटिश सरकार की रखना चाहते थे, लेकिन अपना शासन भारतीयों के द्वारा उसी के अधीन संभालने की स्थिति या अपना शासन करने की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे।
भारत को पूर्ण रूप से अंग्रेजों से मुक्त करना, ब्रिटिश शासन से मुक्त करना उनका लक्ष्य कदापि नहीं था। केवल संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में विश्वास। गोखले का मानना था कि लक्ष्य कैसा भी हो, उसको प्राप्त करने के साधन भी पवित्र होने चाहिए। साध्य और साधनों की संबद्धता पर उनका मानना था कि स्वतंत्रता जैसा पाक लक्ष्य यदि हिंसक साधनों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा तो वो अपने लक्ष्य को कदापि पूर्ण नहीं कर पाएगा, और यदि एक बार लक्ष्य प्रथमतः हासिल कर भी लिया तो वो अधिक समय तक उस देश के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। गोखले का मानना था कि संवैधानिक साधनों के द्वारा ही, संवैधानिक तरीकों से ही आंदोलन चलाया जाना चाहिए, और इसके लिए वो कहते थे कि याचिकाएं, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्रों के माध्यम से, प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से, अधिवेशनों के माध्यम से, सभाएं करके, समाचार पत्रों द्वारा और विभिन्न आयोगों के समक्ष गवाही देकर इस तरह से अपनी बातें ब्रिटिश शासकों के पास पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि ब्रिटिश शासक भारतीयों का पक्ष जब पूर्ण रूप में समझ जाएंगे तो वो भारतीयों को स्वशासन की स्थिति प्रदान कर देंगे, और धीरे धीरे वो स्वयं में यहाँ से पूर्ण रूप से सत्ता भारतीयों को सौंप कर चले जाएंगे। हालांकि उग्र राष्ट्रवादियों ने इनके तरीकों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। उनका तो मानना था ये कि स्वतंत्रता जैसे लक्ष्य को भीख मांगकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये एक वीरतापूर्ण तरीके से अपने अधिकार को छीनना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था स्वयं में अपने अधिकार त्यागने के लिए कभी भी तैयार नहीं होती। जिसको आवश्यकता है उसे अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करना होता है। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए भी भारतीयों को एक संघर्ष करना होगा, और उस संघर्ष के माध्यम से ही वो ब्रिटिशों को यहाँ से भगा सकते हैं और अपने देश को आज़ादी दिला सकते हैं। लेकिन गोखले का मानना था कि हिंसक आंदोलन के बजाय ब्रिटिश शासकों के समक्ष याचिका, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, विभिन्न संवैधानिक तरीकों से अपना पक्ष मजबूती से रखा जाए तो भी हमें अपना लक्ष्य हासिल हो सकता है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, शेष कल हम देखेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।